लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल गांधरबल का दौरा किया। क्या लगता है आपको इस दौरे से क्या इम्पैक्ट पड़ा गांधरबल पे? बहुत अच्छा, मैं उनको सलूट पेश करता हूं और मैं क्रेडिट देता हूं अपने म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट अल्ताफ साहब को, जिनकी वसादत से वो कल गांधरबल कर्फ्यू होती थी। आप मुझे खुद बताइए 2019 से गांधरबल में कितने रेस्टोरेंट खुले, कितना बिजनेस का जाल यहाँ पे बिछा। एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या एक सोशल एक्टिविस्ट है, फारूक साहब का मंशूर है क्या? फारूक साहब चाहते क्या है? देखिए आजाद साहब, ये आपने एक अच्छा लोगों को ये क्वेश्चन भी किया। कहना है कि फारूक साहब को सियासत में अपने कैरियर कहीं नजर नहीं आते हैं, इसलिए सियासत से फाइट किया। देखिए उनकी अपनी ओपिनियन है, वो किस नजरिए से डेवलपर होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी तारीफ के मोहताज भी नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फारूक गांधरबली साहब की, जो कि वॉइस फॉर पीस एंड जस्टिस एनजीओ के चेयरमैन हैं। इनके साथ बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर 370 हटने के बाद गांधरबल में किस तरह से डेवलपमेंट हो चुकी हैं, और जो कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने गांधरबल का दौरा किया था, गांधरबल दौरे के बाद इन चीज़ों पर उन्होंने बात की और आने वाले टाइम पे किस तरीके से डेवलपमेंट होगी गांधरबल में। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना वक्त देने। थैंक यू, आपसे बात करने का आपने अपने प्रोग्राम में मुझे जगह दे दी। जी, पहला सवाल रहेगा सर आपसे कि जिस तरीके से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने गांधरबल का दौरा किया, गांधरबल दौरे के बाद आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम पे गांधरबल में डेवलपमेंट होगी? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से गांधरबल के आवाम की तरफ से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब का और उनका जो पूरा टीम है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब थे, जिसमें ड्यू काम थे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, गांधरबल के आवाम की तरफ से तहे दिल उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने टाइट शेड्यूल में उन्होंने वक्त निकाल के कल गांधरबल का रिव्यू ले लिया कि गांधरबल में किस तरीके से तमीर तरक्की हो रही है। देखिए आजाद साहब, आप भी गांधरबल के रहने वाले हैं, मैं भी गांधरबल का रहने वाला हूँ। गांधरबल में किस तरीके से तमीर तरक्की हो रही है वो भी आपके आंखों के सामने है और मेरी आंखों के सामने है। गांधरबल 2019 के बाद न सिर्फ गांधरबल बल्कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर का तमीर तरक्की के लिहाज से नक्शा बदल चुका है। और सबसे बड़ी जो पहली बात है जिसको मैं डेवलपमेंट अपने तरीके से मानता हूं कि मेरा नौजवान आज कब्रिस्तान की जीनत नहीं बन रहा है। आज मेरा नौजवान अपने आप को ओलंपिक लेवल पे देखना चाहता है। आज मेरा नौजवान खुल के बैंक के पास जाता है, डीआईसी के पास जाता है और इदारों के पास जाता है अपने आप को इंडस्ट्री लेवल में देखने के लिए। सबसे पहले क्या होता था कि पढ़ा लिखा नौजवान 10 बार सोचता था कि मैं अगर अपना बिजनेस खड़ा करूं, यहां पे 365 दिन में 65 दिन मार्केट खुला रहता था, 300 दिन बंद रहता था। कोई अपने पैरों पे खड़े होकर बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होता था क्योंकि सिर्फ हड़ताल और कर्फ्यू होती थी। आप मुझे खुद बताइए 2019 से गांधरबल में कितने रेस्टोरेंट खुले, कितना बिजनेस का जाल यहां पे बिछा, कितना तामीर तरक्की का यहां पे जाल बिछा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल था। इससे पहले मेरे गांधरबल को शेख साहब ने रिप्रेजेंट किया, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिप्रेजेंट किया, उमर साहब ने रिप्रेजेंट किया, काजी साहब ने रिप्रेजेंट किया, शेख इशफाक जब्बार ने रिप्रेजेंट किया। लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रिएशन ही नहीं थी। मेरा वाइल का ब्रिज कभी तैयार ही नहीं होता था। ऐसे काम जो कभी पूरे ही नहीं होते थे। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो मैं देता हूं, लोग आज भी ये सवाल कर रहे हैं, लोग आज कहीं ना कहीं लोग आज भी नाराज हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल जो है वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे एमआरआई नहीं है, वहाँ पे सिटी स्कैन नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टाफ अवेलेबल नहीं होते हैं, नाइट में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? अजय साहब, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आज 2019 से पहले अगर मैं गांधरबल अस्पताल की बात करूं तो यहां पे अगर पॉपुलेशन 1 लाख की है तो गांधरबल हॉस्पिटल में 200 लोग आते थे। क्यों आते थे? हर कोई कतराता था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मेरे को सर्जरी करनी पड़ेगी, मेरे को मेडिसिन लाना पड़ेगा, पैसे नहीं है। तो कहां से लाए? आज अगर किसी के सर में दर्द होता है वो भी अस्पताल दौड़ के आता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे को वहां पे गोल्डन कार्ड के थ्रू से सर्जरी भी मुफ्त में हो जाएगी, मेरे को मेडिसिन भी मुफ्त में मिल जाएगा। और ये सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं? हेल्दी क्रिटिसिज्म किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं कि अगर आज लोग कहते हैं वो फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, ये तो सही बात है क्योंकि डेवलपमेंट तामीर तरक्की का दौर है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी चाहिए। अब हर कोई चाहता है कि मेरा सिटी स्कैन भी सोवरा में क्यों हो, गांधरबल में ही होना चाहिए, और डिमांड भी है और गवर्नमेंट कर भी रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हल हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही है? आज मेरे छोटे से छोटे गांव में भी डॉक्टर बैठा हुआ, वहां पे भी आज एक्सरे हो रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर में नहीं होता था, मुफ्ती साहब के दौर में नहीं होता, तो आज के दौर में तो कच्चन अस्पताल में भी एक्सरे होता है, आज आपके नुनर अस्पताल में भी एक्सरे होता है, आज कहां भी नहीं होता है। फारूक साहब, एक और अहम सवाल है कि अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, गांधरबल जो है वो सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी रह चुकी है। अगर हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बात करेंगे, फारूक साहब की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, लेकिन 70 सालों से ये हम सुन के आ रहे हैं कि गांधरबल में रोड वाइडनिंग होगी, क्योंकि आपको पता है कि गांधरबल में ट्रैफिक जाम का हब जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोग यहाँ पे परेशान है। जब आज नहीं होगा फिर कब होगा? देखिए एजाज साहब, आप भी गांधरबल के रहने वाले, मैं भी गांधरबल का रहने वाला। जब डॉक्टर साहब का पीरियड था, उमर साहब का पीरियड था, शेख साहब का पीरियड था, जो मार्केट बना हुआ है वो इसी रोड पे है।
वोट बैंक कायम रखने के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक ये नहीं चाहा कि हम लोगों को सुविधा दे दें। वो चाहते थे कि 10 नाराज हो जाएंगे, 10 राजी हो जाएंगे, जिस वजह से आज तक रोड की वाइडिंग नहीं हुई। जो रोड पे दुकानदार बैठे हुए हैं हमारे मार्केट में लेके, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी नाता जोड़े हुए हैं। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इकदार से जुड़ी पीडीपी इकदार में आ गई तो वो पीडीपी में चले गए, सिर्फ इसीलिए कि यहां पे रोड वाइडिंग ना हो। लेकिन मैं क्रेडिट देता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि पहली दफा आज गांधरबल में तामीर तरक्की का दौर चल रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कल हमारे एलजी साहब यहां पे आए, कितने प्रोजेक्टों का उन्होंने खुद इनॉग्रेशन किया। पहले चीफ मिनिस्टर आता था, एक जगह बैठ के, कुर्सी पे बैठ के वहीं पे हर काम का वो रिबन काटते थे। एलजी साहब कितनी जगह, हर जगह वहां पे वो गए। कल उन्होंने रिव्यू ले लिया कि पानी की कहीं पे कमी मत है, बिजली की कहीं पे कमी मत है, जो हमने काम उठाया कब उठाया, उसमें कितना पैसा है, कॉन्ट्रैक्टर कहां पहुंच गया, काम का मुझे कंप्लीट चाहिए। आज आप स्टेटमेंट देख लीजिए हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब का कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उन्होंने डेडलाइन दे दी है कई प्रोजेक्टों की कि ये मेरे को कंप्लीट चाहिए। आज बिजली का आप निजाम देख लीजिए, अच्छी बिजली है। पानी का आप निजाम देख लीजिए, अच्छा पानी है। मुझे कोई दोस्त कह रहा था कि किसी ने क्रिटिसिज्म किया कि गांधरबल में पानी नहीं है। कल एलजी साहब ने कहा कि पूरी गांधरबल को हमने पानी दे दिया। बेशक मैं एलजी साहब के स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखता हूं कि हर बशर को पानी मिला है, हर इंसान को नल का मिला है, हर घर में नल का है। लेकिन कुछ कॉलोनियां ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बन रही है, कोई आदमी घर से निकल के दूर खेत में अपना मकान बन रहा है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना उसको पानी देने में। अल्ताफ साहब ने लोगों के साथ ये भी वादा किया था कि जब यहाँ पे शफकत इकबाल साहब डीसी थे, अल्ताफ साहब के बदौलत वो गारबेज पे एक रोड निकाला गया था अस्पताल के पीछे, लिंक रोड, जो एसपीएफ से कनेक्ट करते हैं, लेकिन तब से लेके आज तक वो रोड कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। इस बारे में आप क्या राय है? एजाज साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आप यंग जर्नलिस्ट हो, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप पढ़े लिखे हो, आप गांधरबल के जितने भी इश्यूज हैं उनको उजागर करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो, इसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। एजाज साहब देखिए, जो हमारे बुजुर्ग थे, अगर आप अपने वालिद से, आपकी उम्र अभी बहुत कम है, मेरी उम्र आपसे ज्यादा है, जो हमारी नदियां नाले थे, हम इनका ही पानी पिया करते थे। इंक्रोचमेंट किसने की? सड़कों पे हम मकान बनाते हैं, उसके बाद दीवार बनाते हैं, दीवार के बाद हम वहां पे पत्थर रखते हैं और ये समझते हैं कि ये मेरा जागीर है। हर कोई काम हमें सरकार के ऊपर नहीं डालना चाहिए, हर कोई काम हमें अल्ताफ साहब के ऊपर नहीं डालना चाहिए, हर कोई काम हमें अपने डिप्टी कमिश्नर के ऊपर नहीं डालना चाहिए। हमें इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए खुद भी सामने आना चाहिए। मेरे नौजवान को चाहिए कि वो तामीर तरक्की के लिए नदी नालों पे जो इंक्रोचमेंट हुई है उनकी सफाई के लिए हमें सामने आना चाहिए। आपका जो त्रोट नाला है कितना बदबूदार बना हुआ है, क्या उसकी खूबसूरती आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम कब तक ये देखेंगे कि म्युनिसिपैलिटी इसको साफ करेगी? हम कब तक देखेंगे कि मेरा डिप्टी कमिश्नर इसको साफ करेगा? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गांधरबल की तामीर तरक्की में हम एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट दें और जो इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उस इलीगल इंक्रोचमेंट को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल गांधरबल का दौरा किया, क्या लगता है आपको इस दौरे से क्या इंपैक्ट पड़ा गांधरबल पे? बहुत अच्छा, मैं उनको सलूट पेश करता हूं और मैं क्रेडिट देता हूं अपने म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट अल्ताफ साहब को, जिनकी वसादत से वो कल गांधरबल आए। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स कल यहाँ पे ले लिए गांधरबल की तामीर तरक्की के लिए। उन्होंने कल यहाँ पे बेरोजगारों के लिए रोजगार की भी बात यहाँ पे की। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम खुल के गवर्नमेंट का सपोर्ट करें। देखिए, तामीर तरक्की का दौर है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। एक डिजिटल दौर चल रहा था, अब नैनो टेक्नोलॉजी का दौर भी खत्म हो रहा है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। हमें अपने बच्चों को कहां से कहां पहुंचाना है। आज हिंदुस्तान चांद पे पहुंच चुका है, ये वो हिंदुस्तान नहीं रहा। आज हिंदुस्तान दुनिया के ताकतों में गिना जा रहा है। G20 आप देख लीजिए कि सक्सेसफुल किस तरीके से G20 यहां पे हुई, पूरे दुनिया के लीडर्स यहां पे आए। आज बदला हुआ हिंदुस्तान है, इस बदलाव के साथ हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। एज अ मुसलमान हमें मिलजुल के इस देश को आगे ले जाना पड़ेगा। मेरे नौजवान के दिल में जो खोट है, मेरे नौजवान के दिल में जो नफरत है, उस नफरत को बुला के हमें मिलजुल के इस देश को आगे ले जाने में, जो देश आज चांद पे पहुंच चुका है, मेरे नौजवान को चाहिए, उसके पास ताकत है, उसमें यह हिम्मत है कि वो ओलंपिक लेवल पे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करे। 2022 में मेरे कश्मीरी नौजवान ने हिंदुस्तान को ओलंपिक लेवल पे रिप्रेजेंट किया। गरीबों की आवाज को बुलंद करते हैं, गरीबों के साथ हमेशा शान बशान रहते हैं, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं। यहाँ पे कैजुअल लेबर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर हम सिंध फॉरेस्ट डिवीजन की बात करेंगे, उनके बारे में आपने बात क्यों नहीं की? देखिए, गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी है। एजाज साहब, मैं आपके चैनल की वसादत से अपने नौजवानों को बताना चाहता हूं कि हम उस जमीन का हिस्सा है जो दुनिया को रोजगार दे सकते हैं। हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास क्या कुछ नहीं है, हमारे पास कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जिनको लेके हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं।
ایک آخری سوال ہے کہ بہار سے کتنے لوگ، اعجاز صاحب آپ مجھے بتائیے، بہار سے کتنے لوگ آتے ہیں جو یہاں پہ اپنا روزگار لے کے چلے جاتے ہیں؟ میرے نوجوان کو چاہیے کہ ہمارے پاس جو سکل ہے اس کا وہ فائدہ لے لے. میرے نوجوانوں کو صرف کیجول لیبری کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. بالکل ہمیں ٹورزم کو بڑھاوا دے کے اب دنیا کو بلانا چاہیے کہ جو اللہ نے مجھے خوبصورتی دے دی ہے اس خوبصورتی کا لطف اٹھانے کے لیے آپ کشمیر آئیے. کشمیری نوجوان خود کو ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کو روزگار دے سکتے. ایک آخری سوال ہے کہ فاروق گاندربلی ہے کون؟ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں؟ فاروق صاحب کا منشور ہے کیا؟ فاروق صاحب چاہتے کیا ہے؟ دیکھیے اعجاز صاحب، یہ آپ نے ایک اچھا کوشچن کیا. کشمیر کی ایک ہسٹری رہی ہے، اپنے آپ کو سیاست میں دیکھنے کے لیے لوگ پہلے سوشل ایکٹیوسٹ بنتے ہیں پھر پولیٹیکل سسٹم میں چلے جاتے ہیں. میں واحد ایک بندہ ہوں جس نے پورا پولیٹیکل سسٹم دیکھ کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے زمین پہ آیا. میرا کام ہے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھانا. میں نوجوانوں کو گمراہ نہیں کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے وہ کروں گا یہ کروں گا. میں نوجوان کو ڈرگ سے بچانے کے لیے اس کو پلے فیلڈ کا راستہ دکھاتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ فاروق صاحب کو سیاست میں اپنے کیریئر کے نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے سیاست سے کوائٹ کیا انہوں نے. دیکھیے ان کی اپنی اوپینین ہے، وہ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں. میں نے تب بھی عمر صاحب کے اگینسٹ الیکشن لڑا اور اچھے ووٹس لے لیے اور جب بھی میں جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رہا میں نے ہمیشہ لیڈ دے دی ہے. یہ کھلی ہسٹری، آج تو گوگل میں جا کے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہو. میں جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے ساتھ تھا تو گاندربل میں اس نے ووٹ لے لیے صرف میرے علاقے سے. جب میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نہیں تھا تو گاندربل میں ہر جگہ اس نے ووٹ لے لیے لیکن میرے علاقے سے نہیں لے لیے. میرے علاقے میں آج بھی جب پنچ اور سرپنچ بنانے کی بات اٹھی تو میں نے وہاں پہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو سامنے لایا. یہ ہسٹری ہے اور میں نے جن کو سپورٹ دے دیا وہ جیت کے آئے. بالکل، بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین محترم، یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے وائس فار پیس اینڈ جسٹ این جی او کے چیئرمین فاروق گاندربلی صاحب. آج ان کے ساتھ ہم نے بات کی، جموں کشمیر کی سیاست پہ بھی تھوڑی سی بات تھی، اس کے ساتھ ساتھ گاندربل کی ڈیولپمنٹ ریگارڈنگ بھی ان کے ساتھ آج ہم نے بات کی. لگاتار ہم آپ کے ساتھ اور بھی روبرو ہونے کی کوشش کریں گے، بنے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. فاروق گاندربلی ہے کون؟ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں؟ فاروق صاحب کا منشور ہے کیا؟ فاروق صاحب چاہتے کیا ہے؟ دیکھیے اعجاز صاحب، یہ آپ نے ایک اچھا کوشچن کیا. کشمیر کی ایک ہسٹری رہی ہے، اپنے آپ کو سیاست میں دیکھنے کے لیے لوگ پہلے سوشل ایکٹیوسٹ بنتے ہیں پھر پولیٹیکل سسٹم میں چلے جاتے ہیں. میں واحد ایک بندہ ہوں جس نے پورا پولیٹیکل سسٹم دیکھ کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے زمین پہ آیا. میرا کام ہے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھانا. میں نوجوانوں کو گمراہ نہیں کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے وہ کروں گا یہ کروں گا. میں نوجوان کو ڈرگ سے بچانے کے لیے اس کو پلے فیلڈ کا راستہ دکھاتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ فاروق صاحب کو سیاست میں اپنے کیریئر کے نظر نہیں آتے ہیں، اس لیے سیاست سے کوائٹ کیا انہوں نے. دیکھیے ان کی اپنی اوپینین ہے، وہ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں. میں نے تب بھی عمر صاحب کے اگینسٹ الیکشن لڑا اور اچھے ووٹس لے لیے اور جب بھی میں جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رہا میں نے ہمیشہ لیڈ دے دی ہے. یہ کھلی ہسٹری، آج تو گوگل میں جا کے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہو. میں جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کے ساتھ تھا تو گاندربل میں اس نے ووٹ لے لیے صرف میرے علاقے سے. جب میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نہیں تھا تو گاندربل میں ہر جگہ اس نے ووٹ لے لیے لیکن میرے علاقے سے نہیں لے لیے. میرے علاقے میں آج بھی جب پنچ اور سرپنچ بنانے کی بات اٹھی تو میں نے وہاں پہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو سامنے لایا. یہ ہسٹری ہے اور میں نے جن کو سپورٹ دے دیا وہ جیت کے آئے. بالکل، بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین محترم، یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے وائس فار پیس اینڈ جسٹ این جی او کے چیئرمین فاروق گاندربلی صاحب. آج ان کے ساتھ ہم نے بات کی، جموں کشمیر کی سیاست پہ بھی تھوڑی سی بات تھی، اس کے ساتھ ساتھ گاندربل کی ڈیولپمنٹ ریگارڈنگ بھی ان کے ساتھ آج ہم نے بات کی. لگاتار ہم آپ کے ساتھ اور بھی روبرو ہونے کی کوشش کریں گے، بنے رہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.